नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों अपन करेंगे सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव। ये कक्षा 9 की जो बुक है उसमें से नोट्स बनाए गए हैं। ये 5 पेज के अंदर आपका कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट 5 पेज में आपके प्रश्न हैं। तो देखिए, संपूर्ण पृथ्वी को एक गाँव बना दिया है। किसने? आईसीटी ने, यानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है। इसने संपूर्ण पृथ्वी को क्या बना दिया है? एक गांव बना दिया है, यानी वैश्विक अवधारणा के विकास में इसने योगदान दिया है। आज आप यहाँ बैठे हो, यहाँ बैठे बैठे आपसे 7 समुद्र पार कोई व्यक्ति बैठा है तो उससे आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हो, उससे आप चैटिंग कर सकते हो। मतलब ऐसा लगेगा कि जैसे आप और वो व्यक्ति आप आसपास ही हैं। और आप जो डाक के द्वारा अपन मेल वगैरह भेजते थे तो उसमें कितना टाइम लगता था। आज आपको मेल भेजनी है तो यहीं से आपने जैसे पीडीएफ बनाई और पीडीएफ फॉर्मेट में जीमेल के द्वारा या किसी भी अन्य माध्यम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप के द्वारा आप विद इन 1 मिनट सामने वाले के पास भेज सकते हैं। तो ये क्या है? वैश्वीकरण की अवधारणा होगी एक तरीके से। इसमें देखिए, आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। पहले आपको मतलब लाइन में लग करके बुकिंग करवानी पड़ती थी या वेट करना पड़ता था बहुत ज़्यादा। फिर देखिए, ऑनलाइन आप व्यापार कर सकते हैं। ऑनलाइन व्यापार का मतलब जैसे आपने एजुकेशन के क्षेत्र में भी देखते हैं, बहुत सारे ऐप आप डाउनलोड करते हैं, उसके बाद आपको पीडीएफ वगैरह है, कुछ पैसे लेकर के आप वो दी जाती है, तो वो ऑनलाइन व्यापार ही हो गया। वीडियो कॉलिंग आप कर सकते हैं, मेल भेज सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं। पानी के बिल और बिजली के बिल अपन भरने जाते थे तो कितना टाइम लगता था। आजकल आप घर से फ़ोनपे से, पेटीएम से आप पानी बिजली के बिल है वो भेज सकते हैं, पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पहले बैंक में जाना पड़ता था पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए, अब आप घर बैठे बैठे पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। ई गवर्नेंस में भी इसने योगदान दिया है। ई कॉमर्स यानी वाणिज्य व्यापार है जो ऑनलाइन, उसमें भी इसने योगदान दिया है सूचना व संचार प्रौद्योगिकी ने। अब देखिए इसका प्रभाव क्या है। देखिए, जिस चीज़ का लाभ होता है ना उसका नुकसान भी होता है। तो देखिए, सामाजिक प्रभावों की यदि बात करें तो निजता का मतलब हो गया सिक्योरिटी। यानी इसकी मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो जो व्यक्ति मतलब डाटा जिसने बनाया है या जिसका डाटा है वही उसका उपयोग करे, ठीक है, तो वो तो अच्छी बात है, ठीक है। और यदि उसी का कोई और इस्तेमाल कर रहा है तो वो क्या होगी, वो उसकी निजता है, जो प्राइवेसी है वो हट जाती है। मान के चलिए आपकी फेसबुक है, आपकी फेसबुक कोई दूसरा व्यक्ति यूज़ कर रहा है तो फेसबुक आप यूज़ कर रहे हो तो ठीक है, वो तो निजता है। और कोई आपकी और यूज़ कर रहा है तो वो निजता है वो हट जाती है। तो ये एक सामाजिक प्रभाव है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूँ मैं, जैसे मान के चलिए मेरी फ़ोटो है, 10 फ़ोटो फेसबुक के ऊपर है, उनमें से 5 फ़ोटो लगा करके कोई नया अकाउंट बना लेता है, ठीक है, तो वो मतलब मेरी वहाँ फ़ोटो थी, वहाँ तक तो निजता थी। उन्हीं फ़ोटो को यूज़ करके कोई मतलब अन्य अकाउंट बना लिया और कोई दूसरा व्यक्ति समझे कि वो मेरा अकाउंट है, तो वो निजता है वो हट जाती है। ये इसका एक प्रभाव है। फिर देखिए, अधिप्रमाणन। अधिप्रमाणन का मतलब हो गया स्थापित सत्यापन करना। क्या करना? सत्यापन करना। अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम पासवर्ड द्वारा ही वास्तविक उपयोगकर्ता की पहचान कर सकता है। अब देखिए, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है अभी तक कि मतलब कंप्यूटर को पता लग जाए या ऑपरेटिंग सिस्टम को पता लग जाए कि जो उस साइट को यूज़ कर रहा है वो वही व्यक्ति है या अन्य है। क्योंकि आपके पास पासवर्ड है, आपने पासवर्ड लगा दिए, ठीक है, और वो पासवर्ड है मेरे। मान के चलिए मेरा यूट्यूब चैनल है तो मेरे यूट्यूब चैनल के पासवर्ड आप लगा रहे हो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को ये नहीं पता है कि वो आप हो या मैं हूँ। वो तो सिर्फ पासवर्ड के द्वारा पहचान करता है कि ये व्यक्ति वही है, ठीक है। तो ये एक अधिप्रमाणन है बस। मतलब ये ऑथेंटिकेशन का इसके पास सिर्फ एक पासवर्ड वाला या जो कोड वगैरह है वही सिस्टम होता है, बाकी अन्य कोई तरीका नहीं है। तो ये भी एक प्रभाव है, मतलब मेरी चीज़ कोई दूसरा व्यक्ति काम में ले लेगा। फिर देखिए, सत्यनिष्ठता। सत्यनिष्ठता का मतलब है उपयोगकर्ता की सत्यापन द्वारा उचित प्रबंधन कर डाटा परिवर्तन होने से बचाया जा सकता है। यानी सत्यनिष्ठा का मतलब इसका इसका अपन बचा कैसे सकते हैं इस चीज़ को, तो बचाने के लिए उपयोगकर्ता की सत्यापन द्वारा उचित प्रबंधन करना, डाटा संचरण, डाटा परिवर्तन होने से बचाया जा सकता है ताकि अनाधिकृत व्यक्ति इसे नुकसान ना पहुंचा सके। अब जैसे यूट्यूब चैनल है ना, तो यूट्यूब चैनल की आईडी पासवर्ड है वो कई जगह और जगह खुली रह जाती है, तो बार बार उसके पासवर्ड चेंज करो। 2 स्टेप वेरिफिकेशन है वो ऑन रखो। और
अन्य मोबाइलों जो आपके घर के मोबाइल है और जो भी मोबाइल है उनके अंदर भी OTP का सिस्टम रखो, यानी 6-7 सिस्टम है वो रखने पड़ते हैं, तब जाके आपकी चीज़ें वो सुरक्षित रहती है। नहीं तो आप देखते हो कि कभी कोई सा चैनल हैक हो गया, कभी कोई सा चैनल हैक हो गया, तो ये चीज़ें हैक होती है। तो ये सत्यनिष्ठता के बारे में बताया गया कि उपयोगकर्ता की सत्यापन द्वारा उचित प्रबंधन करके वो डाटा संचरण या डाटा चोरी होने से बचा सकता है। फिर देखिए साहित्यिक चोरी। साहित्यिक चोरी की यदि मैं बात करूं तो साहित्यिक चोरी का मतलब ये है कि मान के चलिए किसी की भी किताब है, आजकल मतलब ऑनलाइन सिस्टम है, तो किसी की किताब की कॉपी कर ली जाती है, या यूँ मान के चलिए थीसिस वगैरह बनाते हैं जो PhD वगैरह करते हैं, तो वो कट कॉपी पेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? कट कॉपी पेस्ट करते हैं। तो ये क्या होगी? ये साहित्यिक चोरी होगी। इसके लिए मतलब मूल रूप से कोई कानून नहीं है, ठीक है, पर ये नैतिकता की दृष्टि से ठीक नहीं है। अब देखिए कुछ सॉफ्टवेयर इसमें सहायक सिद्ध हो रहे हैं जो पकड़ लेते हैं कि ये साहित्य यहाँ से चुराया गया है, ये इस लेखक की कॉपी की गई है। तो कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो पकड़ लेते हैं कि हाँ ये डाटा यहाँ से उठाया गया है, ठीक है, तो ये साहित्यिक चोरी हो गया। अब देखिए यदि शिक्षार्थी या शोधार्थी शोध करने वाला साहित्य की चोरी करता है तो वो अकादमिक बेईमानी या शैक्षिक छल कहलाता है, ठीक है। अब देखिए बौद्धिक संपदा अधिकार, अब एक अधिकार बना था कि कुछ चीज़ों पर तो रोक लगे, तो वो बना बौद्धिक संपदा अधिकार। बौद्धिक संपदा अधिकार क्या है? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 1967 में बौद्धिक संपदा अधिकार के संरक्षण हेतु WIPO की स्थापना की गई। आगे फुल फॉर्म इसकी बता देता हूँ। WIPO यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना की गई। कब की गई? 1967 में। किसके द्वारा की गई? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना की गई। अब देखिए इसके 184 सदस्य हैं, यानी WIPO के कितने सदस्य? 184। अब देखिए अपन जानते हैं कि बौद्धिक संपदा अधिकार ये है क्या, यानी बौद्धिक संपदा अधिकार क्या है? तो बौद्धिक संपदा अधिकार का मतलब है जिस व्यक्ति ने किसी साहित्य रचना या संगीत बनाया है, या उसका मुख्य कलाकार है या रचनाकार है, उसे ये अधिकार है कि उसकी रचना कौन यूज कर रहा है, कहाँ यूज कर रहा है और कैसे उपयोग कर रहा है। तो ये पता होना जरूरी है, मतलब उससे मतलब परमिशन लेनी जरूरी है अपन को, यदि अपन उसका डाटा यूज कर रहे हैं तो, या वो व्यक्ति हमें ऐसे बोलता है कि आप यूज़ कर लीजिए तभी आपको यूज़ करना है। जैसे आपने अपने चैनल पर देखा होगा गणपत सर के अपन वीडियो डालते हैं, कुछ अन्य व्यक्तियों की भी मैं वीडियो डालता हूँ, तो पहले परमिशन लेनी पड़ती है। वो ऐसे बोल देते हैं कि आप कोई बात नहीं यूज़ कर लो। अब गणपत सर है तो गणपत सर से परमिशन ले ली, तो गणपत सर ने ऐसे बोल दिया कोई बात नहीं बेटा आप यूज़ कर लो, ठीक है। तो वो क्या है, वो मतलब अधिकार उनका है उस चीज़ के ऊपर, लेकिन हमने उनसे क्या ले ली? परमिशन ले ली, और उनको ये अधिकार है कि मेरी चीज़ कहाँ यूज हो रही है, कैसे यूज हो रही है, ठीक है। तो ये हो गया बौद्धिक संपदा अधिकार। अब देखिए WTO यानी विश्व व्यापार संगठन क्या है? तो विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना 1995 में की गई, विश्व व्यापार संगठन की। और विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत एक समझौता है ट्रिप्स। क्या है? ट्रिप्स। तो देखना ये समझना कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में की गई। इसमें इसका एक समझौता है WTO का या विश्व व्यापार संगठन का एक समझौता है ट्रिप्स। अब देखिए ट्रिप्स के बारे में यदि जाने तो ट्रिप्स है, इसके अंतर्गत 7 बौद्धिक अधिकारों की चर्चा की गई है। कितने? 7 बौद्धिक अधिकारों की चर्चा की गई है। भारत में निम्न 8 अधिनियम में बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षित है। तो ध्यान रखना यहाँ पर WTO यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995। इसका एक समझौता है ट्रिप्स। क्या है? समझौता ट्रिप्स। ट्रिप्स के अंदर 7 बौद्धिक अधिकारों की चर्चा की गई है। कितने? 7 बौद्धिक अधिकारों की। अब देखिए इन 7 बौद्धिक अधिकारों का वर्णन नहीं किया गया था किताब में। किताब में जो भारत के 8 है उनका वर्णन किया गया, तो इतना ही लिखा गया है कि इसमें 7 बौद्धिक अधिकारों की चर्चा की गई है। अब देखिए भारत में ये पीछे प्रश्न दे रखा है वस्तुनिष्ठ में कि भारत के बौद्धिक संपदा अधिकार कितने हैं? तो 8 है। तो भारत में निम्न 8 अधिनियम में बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षित है। तो 8 अधिनियम में बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षित है। तो 8 अधिनियम कौन कौन से हैं देख लेते हैं। देखिए द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, द कॉपीराइट एक्ट 1957, द डिज़ाइन एक्ट 2002। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न कैसे बन सकता है, एक बात बता दूं, आपके डेट याद नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं है भाई, इतनी डेट है ये याद रहे या नहीं रहे, पर वो ऐसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा भारत का बौद्धिक संपदा अधिकार है या नहीं है।
तो ये तो थोड़ा ध्यान होना चाहिए ना। तो द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, द कॉपीराइट एक्ट 1957, द डिज़ाइन एक्ट 2002। देखिए स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाए इंग्लिश में तो आप समझ जाना मेरी भावनाओं को कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। द जोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स 1999, द पेटेंट एक्ट 1970, द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वायरिटीज एंड फ्रेम्स राइट एक्ट 2001। फिर देखिए 7 नंबर, द सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स लेआउट डिज़ाइन एक्ट 2002, द ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999। क्योंकि देखिए इंग्लिश अपना सब्जेक्ट नहीं है तो प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती हो जाए तो हो जाए। फिर देखिए इसके अलावा 2 और अधिकार हैं, वो है एक तो है ट्रेड सीक्रेट, एक संविदा कानून, तो ये भी अलग से बता रखे हैं तो ये ध्यान में रखना। अब देखिए इनके अलावा कुछ होते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। क्या होते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? उनका संबंध बौद्धिक संपदा अधिकार से अलग है। कैसे? अब ओपन सॉफ्टवेयर का मतलब जैसे आपने विकिपीडिया देखा होगा, मतलब कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो पब्लिक के लिए होते हैं, यानी पब्लिक उनमें चेंज कर सकती है, उनमें बदलाव कर सकती है, उनके पासवर्ड बदल सकती है, ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं सिर्फ आपको, विकिपीडिया। विकिपीडिया के अंदर आप कोई भी मतलब आप लेख खोल रहे हो ना, तो आप उसमें एडिटिंग कर सकते हो, आप उसमें ऐड कर सकते हो अपनी तरफ से। ठीक है, आपने जैसे स्वामी विवेकानंद जी का खोला जैसे विकिपीडिया में, तो आप वहाँ मतलब एडिटिंग का ऑप्शन है, वहाँ जा करके आप स्वामी विवेकानंद जी के बारे में और चीज़ें भी बता सकते हो जो आप जानते हो। ठीक है, तो वो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यानी वो सबके लिए खुले हैं, सब लोग उनको यूज में ले सकते हैं। अब देखिए सूचना प्रौद्योगिकी में रोजगार। देखिए सूचना प्रौद्योगिकी में रोजगार की बात करूँ, मैं सिंपल सी बात बताऊं, जैसे अपन ने यूट्यूब चैनल शुरू किया था 2018 में। कब? 2018 में। अब देखिए सीधी सी बात है, यूट्यूब चैनल शुरू किया तो पैसों के लिए किया था भाई, आपसे नहीं लिए, पर यूट्यूब ने पैसे अच्छे खासे दिए हैं। ठीक है, तो यूट्यूब शुरू किया अपन ने, बीएड के कर्जे थे उतार दिए दोनों भाइयों के, घर बन गया। तो ये क्या है? रोजगार ही दिया है अपन को इसने। तो देखिए ग्राफिक डिजाइन में काम आता है सूचना प्रौद्योगिकी, वेब पेज डिजाइनर में काम आता है, एनिमेटर में ये काम आता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग में काम आता है, नेटवर्क मैनेजर में काम आता है, प्रोग्रामर में ये काम आता है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर में काम आता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर में काम आता है ये। ठीक है, अब देखिए सोशल मीडिया। सोशल मीडिया क्या है? तो सोशल मीडिया की यदि बात करें तो ये संवाद का आदान प्रदान करना, मेल, चैटिंग, ठीक है, और पीडीएफ एक दूसरे तक भेजना, इसमें काम आता है सोशल मीडिया। अन्य काम में भी आप ले सकते हैं, मतलब सोशल मीडिया तो आज यूँ मान के चलो हर घर के अंदर घुसा हुआ है, और सोशल मीडिया से लोग पैसे भी कमाते हैं। जैसे इंस्टाग्राम है तो इंस्टाग्राम में रील बना बना के लोग पैसे कमाते हैं, यूट्यूब से कमाते हैं, वेब डिज़ाइन करते हैं, यानी आपने गूगल पे आप खोलते हो जैसे रीड का रिजल्ट, तो ऊपर मतलब इतने तरीके से आपके सामने साइटें खुल जाएगी, तो वो क्या है? वो वेब डिज़ाइनिंग है। तो सोशल मीडिया से ये काम भी होते हैं। अब देखिए नीचे मैं बताऊं आपको, जो सोशल मीडिया है उनमें एक अच्छा प्रश्न निकल के ये आया, बाकी तो कुछ नहीं था वहाँ इंपॉर्टेंट, और ये सोशल मीडिया के बारे में आप जानते हैं जो मैंने चीज़ बताई आपको। सर्वाधिक उपयोग में ली जाने वाली साइट कौन सी है? तो फेसबुक है। कौन सी है? फेसबुक है। 1 अरब 28 करोड़ लोग इसको यूज में लेते हैं फेसबुक को। फिर देखिए इंस्टाग्राम, दूसरा है इंस्टाग्राम, इसको 15 करोड़ लोग हैं ये यूज में लेते हैं। तो आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक उपयोग में ली जाने वाली साइट कौन सी है? तो फेसबुक है। फिर देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कब बना था? तो 2013 में, ये ध्यान रखना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कब बना? 2013 में। फिर देखिए इसके प्रभाव क्या हो रहे हैं? तो देखिए जो सूचना प्रौद्योगिकी और आईसीटी के प्रभाव क्या क्या हो रहे हैं, तो देखिए मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुत पड़ रहे हैं इससे, यानी चिंता, दुश्चिंता, एकांत प्रिय होते जा रहे हैं लोग। अब मैंने 2019-20 मतलब कोरोना से जस्ट थोड़े पहले एक प्रोजेक्ट था हमारा 6 महीने का, करियर काउंसलिंग का, जिसमें एज ए करियर काउंसलिंग मैंने काम किया था, काउंसलर, हरियाणा, महाराष्ट्र और गुजरात। तो महाराष्ट्र के अंदर मतलब बच्चों के दिमाग में घुसा हुआ था ये अभी पबजी गेम चल रहा है, ये बच्चे क्लास के अंदर ही बस वैसे ही करते थे। तो जाते ही जो हेडमास्टर होता था स्कूल का, वो यही बोलता था कि सर ये पबजी की इनको लत लगी हुई है, ये मतलब पानी पेशाब करने जाते हैं ना तो ऐसे नीचे होकर के चलते हैं, सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ते हैं तो वैसे ही चढ़ते हैं। मतलब सोशल मीडिया इतना प्रभावित करता है। हरियाणा की तरफ हम गए थे तो हरियाणा के बच्चे ना
उनमें आक्रामकता का प्रभाव बहुत देखा गया था। हमने मतलब है ना वहाँ के शिक्षा अधिकारियों को रिपोर्ट बनाकर भी दी थी, क्योंकि हम साइकोलॉजिकल टेस्ट लेते, जैसे वाक्य पूर्ति परीक्षण होता है उसके अंदर हम टेस्ट लेते, तो मेरा आगे डॉट डॉट डॉट, तो बच्चे क्या लिखते पता है, मेरा मन करता है खून पी जाऊँ, मेरा मन करता है खून कर दूँ। मतलब इस तरीके से वो वाक्य पूर्ति टेस्ट होता है, उसमें 50 मतलब वाक्यांश हमें भरवाने होते हैं, अधूरे वाक्य, तो वो भरकर ऐसे देते थे हमें। तो वो चीज़ें मतलब ये सोशल मीडिया का ही प्रभाव निकल कर आ रहा है, क्योंकि या तो वैसी फिल्में देखते होंगे या उन्होंने किसी को ऐसा आइडियल मान रखा होगा, जो भी है। फिर देखिए शारीरिक दुर्बलता आती है इससे। शारीरिक दुर्बलता कैसे, क्योंकि आउटडोर वर्क करते नहीं है। अब गेम है तो गेम मोबाइल में खेल रहे हैं, लैपटॉप में खेल रहे हैं, ये काम कर रहे हैं घर बैठे बैठे बच्चे, और शारीरिक परिश्रम करते नहीं है। शारीरिक परिश्रम नहीं करते हैं तो उनके क्या होते हैं, शारीरिक दुर्बलता आती है। ठीक है। फिर देखिए समाज से दूर हो जाते हैं, वो समाज से कट जाते हैं, यानी अकेले अकेले रहते हैं, एकांत प्रिय रहते हैं, सामाजिक नहीं रहते वो। संस्कृति का विलोपन होता है इससे। आउटडोर एक्टिविटी नहीं कर पाते। ये कुछ मैंने मेरी तरफ से बताने की आपको कोशिश की ताकि प्रभाव आपके समझ में आए, मतलब वो प्रश्न पूछे तो आप गलत नहीं करो। ठीक है, तो ये प्रभाव है। अब देखिए सोशल मीडिया एडिक्ट के इलाज के लिए डी एडिक्शन सेंटर खोले जा रहे हैं। ठीक है, डी एडिक्शन क्या है, सेंटर खोले जा रहे हैं। और देख लेना मतलब आने वाले 3 या 4 साल के अंदर प्रत्येक स्कूल के अंदर आपको काउंसलर मिलेगा। नई शिक्षा नीति के अंदर तो ये चीज़ लागू हो चुकी है। वो किस लिए, क्योंकि बच्चे पढ़ाई के अलावा अन्य चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। पढ़ाई इतना परेशान नहीं करती है बच्चों को, अन्य चीज़ें परेशान ज़्यादा कर रही है। ठीक है, फिर देखिए इस लेसन के क्वेश्चन देख लेते हैं। एक लेखक द्वारा किसी दूसरे लेखक की रचना अपने नाम से प्रकाशित करना तो साहित्यिक चोरी। बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना 1967 जिनेवा। फिर देखिए भारत में कितने अधिकार के अंदर बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षित किए गए हैं, 8। कौन सा रोजगार सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सम्मिलित है, तो उपरोक्त सभी। सर्वाधिक लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है, तो फेसबुक है। तो ये दोस्तों अपना दूसरा हो चुका है। अब परसों अपनी ICT की क्लास आएगी, जिसमें आपका एक और पाठ्यक्रम का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी अगले 3 या 4 वीडियो में 9वीं क्लास है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।